प्रश्न नंबर 1 है, छंद के कितने भेद होते हैं? छंद के 4 भेद होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, छंद के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा गणना तथा यति गति से संबंध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना को छंद कहते हैं। तथा छंद शब्द जो है यह चौद धातु से बना है, जिसका अर्थ खुश करना होता है। छंद 4 प्रकार के होते हैं: मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, वर्णिक वृत्त छंद तथा मुक्त छंद। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, छंद के 4 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है? तो देखिए फ्रेंड्स, तालव्य स, मूर्धन स, दंत स और ह जो है ये चारों ऊष्म ध्वनि है और इनकी संख्या 4 है। तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तालव्य स, मूर्धन्य स तथा दंत स और ह जो है ये चारों ऊष्म ध्वनि है। आइए फ्रेंड्स, इससे संबंधित कुछ फैक्ट जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सभी जो है ऊष्म व्यंजन का डिटेल है। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह ये चारों जो है ऊष्म व्यंजन है तथा य और ल व जो है ये चारों अंतस्थ व्यंजन है। और छ, त्र, ज्ञ और स्वर जो है ये चारों संयुक्ताक्षर है तथा स्वर वर्णों की संख्या 11 है और व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है तथा ऊष्म ध्वनियों की संख्या 4 है। इस बात का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, आपको एक प्रश्न के साथ अनेक प्रश्न कवर कराता चलता हूँ, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरे यूट्यूब पर इस तरह का क्लास नहीं कराया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, भाषा के शुद्ध शब्द का ज्ञान किससे होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, भाषा के शुद्ध शब्द का ज्ञान व्याकरण से होता है। व्याकरण देखिए, जिस विद्या से हमें शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना और शुद्ध पढ़ना आता है उसे व्याकरण कहते हैं। यानी कि भाषा के शुद्ध शब्द का ज्ञान जिससे हमें होता है उसे व्याकरण कहते हैं। आइए भाषा के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। किसी भी मनुष्य के लिए भाषा वह साधन है जिसके द्वारा वह सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपने मन के भाव या विचारों को आदान प्रदान करता है। भाषा शब्द जो है संस्कृत के भाष्य धातु से निकल कर आया है, जिसका भाष्य शब्द का अर्थ होता है व्यक्त करना। विचारों के आधार पर भाषा के 3 प्रकार होते हैं: लिखित भाषा, मौखिक भाषा तथा सांकेतिक भाषा। इसके अलावा प्रयोग के आधार पर भी भाषाएं 3 प्रकार की होती हैं: मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। भाषा के शुद्ध शब्द का ज्ञान हमें व्याकरण से होता है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो देखिए फ्रेंड्स, द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिससे मापने या तौलने का बोध जिससे होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। या द्रव से संबंधित संज्ञा जो है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध जो है ये माप तौला जाता है, यानी कि देखिए ये लीटर में मापा जाता है, तो जिससे मापने या तौलने का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए संज्ञा के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा जो है जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव के बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, लोहा, तेल, घी, दाल, ये सभी जो है मापने या तौलने वाला चीज़ है और ये सभी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। दूध जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 5 है, हिमालय से गंगा निकलती है, इनमें से कौन सा कारक है?
तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है अपादान कारक है, क्योंकि दोस्तों अपादान कारक जो है अलगाव को बोध कराता है। और गंगा जो है ये हिमालय से निकलती है, और इसको हिमालय से गंगा को अलगाव का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगी। देखिए ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो आइए समझ लेते हैं कारक को। देखिए हिंदी में जो है कुल 8 कारक होते हैं। पहला होता है कर्ता कारक, इसका चिन्ह होता है ने। कर्ता ने कर्म को करण ने से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान, देखिए संप्रदान यहाँ पे 2 बार हो गया है। उसके बाद है अपादान से, देखिए अपादान से आ रहा है। और यहाँ पे देखिए हिमालय से शब्द जो है यानी कि अलगाव का बोध जहाँ हो रहा है, यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। उसके बाद है संबंध का की के, उसके बाद है अधिकरण। अधिकरण का संकेत में पर होता है, तथा संबोधन कारक का संकेत हे, अरे, भो, ये सभी जो है संबोधन कारक का चिन्ह होता है। उम्मीद करता हूँ कारक आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नेक्स्ट प्रश्न है, ब का उच्चारण स्थान क्या है? ब का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। आइए इसके सूत्र को देख लेते हैं। इसका सूत्र होता है उपध्याम्यान ओष्ठ, यानी कि देखिए उ से बनेगा छोटा उ और बड़ा उ, तथा पु से बनेगा प वर्ग, यानी कि प फ ब भ म। और ध्याम्यम से बनेगा, देखिए ध्याम्य ये होता है, जैसे आ लिख दिए, इसके ऊपर ये जो होता है ये वाला जो है ये ध्याम्य होता है। और इन सभी का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। उ, बड़ा उ, प वर्ग, प फ ब भ म और ध्याम्य उपध्याम्य, इन सभी का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य शब्द का विशेषण आलसी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स विशेषण के बारे में जान लेते हैं। सांज्ञ अथवा सर्वनाम शब्दों की गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु। जैसे राम लंबा है तो लंबापन जो है उसकी विशेषता है। चाहे ये कह सकते हैं कि राजू बड़ा दयालु है, तो देखिए राजू जो है वो करता है, और दयालु जो है उसका विशेषण है। देखिए विशेषण जो है 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। और आलस शब्द का विशेषण जो है यह आलसी है। प्रश्न नंबर 8 है, रंग शब्द से क्रिया बनती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस भी शब्द के अंत में करना आए, यानी कि जिस भी शब्द के अंत में ना शब्द आए वह क्रिया होता है। इसे याद करने का ट्रिक यही होता है। तो देखिए रंगना में क्या है, अंतिम में ना है, इस तरह से रंग शब्द का क्रिया रंगना हो जाएगा। आइए क्रिया के बारे में जान लेते हैं। जिस शब्द से किसी काम का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहा जाता है। क्रिया के मुख्य 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा कमेंट जरूर करें कि वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा। प्रश्न नंबर 9 है, हे राम में कौन सी कारक है? तो देखिए फ्रेंड्स, कारक के जो है 8 भेद होते हैं, और जहाँ भी संबोधनवाचक शब्द आए वहाँ पे संबोधन कारक होगा। यानी कि हे, अरे, ओ, ये शब्द जहाँ कहीं भी आएगा वहाँ संबोधन कारक होगा। बाकी यहाँ 8 नंबर पे देख सकते हैं, हे भगवान, अरे दोस्त, ये शब्द जो है संबोधन कारक का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 10 है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है?
तो देखिए श्याम रोता है, इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिस पर कर्ता और कर्म दोनों पर फल पड़े। आइए जान लेते हैं सकर्मक और अकर्मक के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, सकर्मक क्रियाएं वो क्रियाएं हैं जो प्रत्यक्ष वस्तु का प्रयोग करती है। जैसे सूरज ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ सूरज कर्ता है और पुस्तक कर्म है, तथा पढ़ी जो है यह सकर्मक क्रिया है। यानी कि जहाँ कर्ता पर फल पड़ता है कर्म का, वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। और देखिए अकर्मक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिनमें प्रत्यक्ष वस्तु का उपयोग नहीं किया जाता है। यानी कि जो है कर्ता पर कर्म का फल नहीं पड़ता है। जैसे सूरज ने पुस्तक नहीं पढ़ी, तो यहाँ सूरज करता है, पुस्तक कर्म है, लेकिन नहीं पढ़ी जो है यहाँ अकर्मक क्रिया ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस शब्द से किसी काम का होना या करना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने इसको बता दिया है। तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।